हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोग तेजी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। अंजलि गुड आफ्टरनून, डॉसन राधे राधे, रवि जी खुश रहें। सभी लोग तेजी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं। आशु जी खुश रहें। सुबह सबनम जी मैं ठीक हूं बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छा, वाई सी जो के बढ़िया। सोनल बेटा गुड आफ्टरनून। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन हो गए आप लोगों को इतिहास पढ़े हुए। जब मेरी लास्ट क्लास हुई थी तो उसमें मैं क्या पढ़ा रहा था, थोड़ा आइडिया दीजिए आप लोग। सरस्वती बेटा खुश रहिए। रवि लिख रहे हैं बहुत इंतजार रहता है आर्ट एंड कल्चर की क्लास का, रहना भी चाहिए। बढ़िया बेटा रोमा खुश रहो। शिवानी बेटा गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक एक करके लाइव क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, तो तेजी से जुड़ जाइए। और कोई मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ क्या रहे थे? सबसे लास्ट में मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था? हाँ बिल्कुल बेटा, जो नई बैच आ रही उसमें मेरी भी क्लास है। अच्छा, साहित्य हो गया था। गुप्तोत्तर काल में साहित्य मैंने लिखवाया था और धर्म के बारे में चर्चा किया था। धर्म के बारे में चर्चा किया था कि गुप्तोत्तर काल में धर्म का स्वरूप कैसा था। हाँ, मैं बात कर रहा था कि धर्म का स्वरूप कैसा था। तो धर्म के स्वरूप के बारे में मैंने बताया था कि उस काल में भक्तिवाद के समानांतर तंत्रवाद का उदय हुआ। मैंने कहा था कि भारत में ब्राह्मणों ने जब जनजातियों को ब्राह्मण पंथ में शामिल किया तो उनको शामिल करने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा जनजाति चरित्र ब्राह्मण पंथ में आ गया। अच्छा, जनजाति चरित्र में होता क्या था? तो जनजाति चरित्र में मुझे लगता है कि करंट में आप लोग फेस टू फेस तो नहीं देखे होंगे आमने सामने, लेकिन टीवी में या कहीं वीडियो पर देखा होगा कि अक्सर हीरो जब अपनी टीम के साथ जंगल में जाता है ना, तो वहां पर कुछ ऐसी जनजातियां मिलती हैं जो प्राचीन काल के तौर तरीके फॉलो करती हैं। और ऐसे तौर तरीके की जैसे कभी कभी हीरो को पकड़ करके उनको बलि के लिए तैयार किया जाता है, किसकी बलि दी जाएगी, या ऐसे तमाम प्रकार की चीजें। तो क्या होता है कि जनजातियों में तंत्रवाद का बड़ा प्रभाव था। जादू टोना टोटका वशीकरण, वैसे भी सामान्य तौर पर समझिए आप कि किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसको दवा दी जाएगी, वो बीमार है तो उसको दवा दी जाएगी। अब इसको सांप ने काट लिया हो तो उसको दवा दी जाएगी, बिच्छू ने काट लिया हो तो उसको दवा दी जाएगी। लेकिन तंत्रवाद में क्या होता था कि इन सब से ठीक करने के लिए मंत्र और तंत्र होते थे। मंत्र तंत्र के प्रभाव से इनका इलाज किया जाता था। अभी भी अब तो मैं नहीं कह सकता, मेरे बचपन में मुझे याद है किसी को बिच्छू काट लेता था ना, तो गांव में एक दो लोग ऐसे होते थे जो झाड़ फूक करते थे और बिच्छू का जहर उतार देते थे। मैंने कुछ कहानियां ऐसी सुन रखी हैं कि किसी को सांप ने काटा और लोग ले गए उसको, सांप का जहर उतारने वाला जो होता था वो मंत्र तंत्र के प्रभाव से जो जहर उतारता था, वो 2-3 दिन तक प्रयास करता रहा। मतलब लाश पड़ी हुई है और अगला प्रयास कर रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ, सफलता नहीं मिली। कई बार ये भी लोग बताते हैं कि बहुत जहरीले सांप ने काटा था, लेकिन किसी ने झाड़ फूक करके उसका जहर उतार दिया। यहां तक कि अभी भी गांव में देखिए कई बार ये होता है कि किसी को नजर लग गई, तो गांव में 2-3 महिलाएं या पुरुष होते हैं जो नजर उतारने वाले होते हैं।
मुझे लगता है अगर आप लोग गए हों कभी तो वो नमक या राख या कोई ऐसी वस्तु लेते हैं और वो लेकर के कुछ न कुछ जो है सिर्फ बोलते हुए फूंकते रहते हैं और उनको जमुआई खूब आती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे नींद में जाने वाले हैं। और ये बताते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में नजर लगी हो उतनी ज्यादा सामने वाले को नींद आती है। अक्सर देखो छोटे बच्चे जब खाना पीना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, खूब रोते हैं तो लोग कहते हैं ये इसको नजर लग गई। तो अभी देखिए कई लोग लिख रहे हैं कि हाँ ऐसा हमारे गांव में होता है। बिल्कुल बेटा, अभी भी होता है। तो क्या है कि ये जो है तंत्रवाद का प्रभाव है, ये सब तंत्रवाद का प्रभाव है और बड़ी तेजी से ये प्रभाव बढ़ा। अच्छी बात इसमें ये रही जो मैंने चर्चा की थी, अच्छी बात ये थी कि जो ब्राह्मण पंथ था वो ज्यादातर परलौकिक जीवन के बारे में बात करता था। परलौकिक जीवन मतलब इस लोक से परे, लेकिन जो तंत्रवाद है वो इस लोक के जीवन के बारे में बात कर रहा है। इस लोक में व्यक्ति दुखी है शारीरिक रूप से तो उसके दुख को कैसे दूर किया जाए। मेरी बात को समझिए, जैसे अभी बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो क्या इन सब धर्म में या इनके जो विचारक थे वो ऐसी चीजें लेकर के आए खोज करके किसी का दुख दर्द कैसे दूर हो, शारीरिक पीड़ा कैसे दूर हो, मानसिक पीड़ा का उपचार सभी कर रहे थे, लेकिन तंत्रवाद का अपना ही तरीका था। अब ब्राह्मण पंथ में बहरहाल आयुर्वेद वगैरह की बातें बहुत पहले से चली आ रही थी, वो सब तो था ही, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि ज्यादातर जो ब्राह्मण पंथ वाले थे वो परलौकिक जीवन के बारे में बात करते थे। उसमें भी कट्टरता बहुत थी, जैसे कि निम्न जाति का व्यक्ति ब्राह्मण पंथ में नहीं शामिल हो सकता, महिलाओं के ऊपर बहुत सी बाउंडेशन लगाई गई थी। लेकिन तंत्रवाद में बुराइयां तो बहुत थी, पर जो कुछ अच्छाइयां थी वो यही थी कि उसके द्वार सबके लिए खुले हुए थे, क्या निम्न जाति का व्यक्ति क्या महिला। उसने लोगों के दुख दर्द के बारे में जो कार्य करना शुरू किया, जो कुछ तंत्रवाद ने किया उसका प्रभाव पड़ा, लोगों ने उसका फायदा उठाया, लोगों ने उससे लाभ उठाया। तो ये मैं बता रहा था कि इस काल में जो है भक्तिवाद के समानांतर तंत्रवाद का उदय हुआ और धीरे धीरे तंत्रवाद का विकास होता चला गया। और मैंने दक्षिण भारत में बोला था कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत का जो भक्तिवाद था उसका प्रभाव पहुंचा और दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन हो गए। धार्मिक आंदोलन का मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पर मैंने चर्चा की थी कि आलवार और नायनार संत देखे गए। ये दोनों भक्त थे, एक शिव के भक्त थे, दूसरे विष्णु के भक्त थे। तो इन्होंने वहां साउथ इंडिया के लोगों में भक्ति भावना को बढ़ाया, साउथ इंडिया के लोगों में भक्ति भावना को बढ़ाया। तो ये मैंने बताया था कि धर्म में ये परिवर्तन आया था गुप्तोत्तर काल में। आज मुझे चर्चा करनी है, ये मैं लिखवाऊंगा, निश्चिंत रहें। आज मुझे चर्चा करनी है पूर्व मध्यकाल के बारे में। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। मैं इसका समय रख रहा हूं 750 से 1200 ईस्वी। 1200 ईस्वी। देखो बेटा, यहां पूर्व मध्यकाल कहने का मतलब यह है कि इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूं कि मेडिवल हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग मुस्लिम शासकों का इतिहास पढ़ते हैं। सल्तनत काल और मुगल काल, इन दोनों को मेडिवल हिस्ट्री में रखा गया है। और सल्तनत काल में जो शासन करते थे वो सुल्तान होते थे, वो सुल्तान होते थे। मुगल काल में जो शासन करते थे वो बादशाह होते थे। ये मुस्लिम शासक थे जो पश्चिम एशिया, सेंट्रल एशिया से भारत आए, भारत में आकर के रह गए, यहां शासन करने लग गए। एक लाइन में कहूं तो ऐसे लोगों का शासन आप देखेंगे जो विदेशी होंगे, जो विदेशों से आएंगे और भारत में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर लेंगे, और यह मध्यकालीन इतिहास होगा। तो पूर्व मध्यकाल हाँ बिल्कुल बेटा राहुल, मैं भी यही बोलने वाला था कि जो कम जहरीले सांप होते हैं, जिनके काटने से कोई बुरा असर नहीं पड़ता व्यक्ति पर, वो जो है ऐसे लोगों को तांत्रिक भले बचा लें, नहीं तो
जहरीले सांप ने अगर काटा हो तो मुझे भी नहीं लगता कोई तांत्रिक बचा सकता है। बिना किसी के पास गए सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी राहुल जी लिख रहे हैं कि मेरे भाई को सांप ने काटा था, तांत्रिकों से मिले लेकिन तांत्रिकों ने उसका बंद खोलकर उसे मार दिया। जो तांत्रिक बचाते हैं डॉक्टर कहते हैं कि वह जहरीले सांप के काटे नहीं है। बिल्कुल, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। मैंने जो है यहां तक अपनी बात नहीं रखी थी, थोड़ा सा पहले ही मैं रुक गया था। अच्छा, गाय और भैंस का भी नजर उतारा जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है और उसका फायदा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि उससे लाभ नहीं मिलता, बहुतों को लाभ मिलता है। लेकिन अगर मामला रिस्की हो तो ऐसा कुछ ना करें। जैसा अभी चर्चा हुई कि सांप ने काटा हो तो सीधा डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, कोबरा का काटा हुआ अगर समय रहते इलाज हो जाए तो बच जाएगा, समय रहते इलाज नहीं मिल पाता तो समस्या है। देखिए किरण लिख रही है, सर मेरे को काट लिया था एक बार। चलिए बेटा, आपको कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब सांप जहरीला नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग भी हैं सांपों से सावधान। अभी देखिए सलमान खान को एक सांप ने काटा था लेकिन वो भी जहरीला नहीं था। हाँ बिल्कुल बेटा, तांत्रिक, यही मैं तंत्रवाद की बात कर रहा, तंत्रवाद तांत्रिक। अभी भी देखिए जो तांत्रिक होते हैं वो उनका जो वेशभूषा होता है बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। नॉर्मली वो बताएंगे कि बहुत सी चीजें वो जानते हैं, कितना जानते हैं कितना नहीं जानते अब ये मैं नहीं बता सकता। तो यहां पर क्या है कि बहुतों को सांप ने काट दिया था। आप लोग बचा के रहिए, थोड़ा सा लगता है कि सावधान नहीं रहते। तो पूर्व मध्य काल में मुझे आप लोगों को यह बताना है कि ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद भारत में विदेशियों ने शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। यह बात आपको समझनी होगी। यह पूर्व मध्यकाल है, इसके बाद से मध्यकालीन इतिहास शुरू होगा। पूर्व मध्यकाल में क्या स्थिति थी भारत की, यह आप लोगों को विस्तार से समझना है। इस काल की स्थापत्य कला, इस काल की जो है शिल्प कला, इस काल की चित्रकला, नृत्य, संगीत, साहित्य और धर्म, इन सब के बारे में आपको समझना है। लेकिन इन सब के बारे में आप तभी समझ पाएंगे जब थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास समझेंगे। क्योंकि जब राजनीति में परिवर्तन आता है ना तो अन्य सब में अपने आप परिवर्तन आने लगता है। मतलब समाज में भी परिवर्तन आ जाएगा, धर्म में भी परिवर्तन आ जाएगा, संस्कृति में भी परिवर्तन आ जाएगा। अब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे अंग्रेज थे, आप देखिए जब उन्होंने भारत में शासन करना शुरू किया तो क्या प्रयास किया, लोगों का धर्म परिवर्तन कर दो। समाज में तमाम समस्याएं उनके आने से उत्पन्न हो गई। हाँ, कुछ खत्म भी हुई लेकिन उसमें उनका प्रयास कम, भारतीयों का प्रयास अधिक था। अभी देखिए भारत में मुस्लिम शासक आने वाले हैं। हिंदुस्तान के धर्म में, हिंदुस्तान की संस्कृति में आप बड़ा बदलाव देखने वाले हैं। बहुत कुछ बदल जाएगा। तो राजनीतिक इतिहास जो है उसको पहले समझना है। तो बच्चों क्या हुआ कि मैंने हर्षवर्धन के बारे में बात किया था और हर्षवर्धन जो है उसने क्या किया कि लंबे समय तक शासन किया, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। लेकिन जब वो साउथ की तरफ बढ़ रहा था तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसको पराजित कर दिया। अच्छा, कुछ भी हो, हर्षवर्धन विशाल साम्राज्य का स्वामी था क्योंकि हर्षवर्धन दक्षिण उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर शासन करता था। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत संपन्न था, उसको अधिक मात्रा में कर प्राप्त होता था, उसके साम्राज्य में विशाल जनसंख्या रहती थी। ऐसे में क्या है कि हर्षवर्धन की जो राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, हर्षवर्धन के मरने के पश्चात इस राजधानी को लेकर के, इस क्षेत्र को लेकर के भारत की दो शक्तियां आपस में टकरा गई। उत्तर भारत की ही बात कर रहा हूं। और ये जो लोग टकराए हैं इसमें एक शक्ति पश्चिम की थी, ये थे गुर्जर अथवा प्रतिहार, गुर्जर अथवा प्रतिहार, गुर्जर अथवा प्रतिहार। और एक शक्ति है पूर्व से यानी कि बंगाल साइड से, ये है पाल लोग। ये दो लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज को लेकर के आपस में टकरा गए। दोनों अपनी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, दोनों के मध्य लड़ाई छिड़ गई। दो के दोनों बड़े शक्तिशाली हैं। बच्चों, आपने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा विक्रमशिला गुप्तों ने बनवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पालों ने बनवाया। ये लोग विद्वानों के संरक्षक थे।
विद्वानों को बढ़ावा देते थे, आर्थिक रूप से भी बड़े संपन्न थे। क्यों ना संपन्न होते। आप लोग तो जानते हैं पूर्व में जो बंगाल है एग्रीकल्चर के मामले में तो बेहतरीन था ही, यहां से व्यापार वाणिज्य भी अच्छा हो जाता था। इधर से आप दक्षिण पूर्व एशिया जाइए, चीन जापान जाइए, कहीं से जाकर के व्यापार करिए। पश्चिम में देख लीजिए, इधर आपका ये राजस्थान वगैरह हो गया, बगल में गुजरात, यहां से आप वेस्ट में जाकर के व्यापार वाणिज्य कर सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों शक्तिशाली थे। तो दोनों में जब लड़ाई हुई कन्नौज को लेकर के, तो ये द्विपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। इसमें गुर्जर प्रतिहार बड़े शक्तिशाली थे। आप सभी लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा, आगे मैं चर्चा भी करूंगा। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कहा जाता है उसे। यद्यपि उससे पहले भी 2 मुस्लिम आक्रमणकारी आ चुके थे, पर वो भारत में घुस नहीं पाए, उनको गिना नहीं जाता, उबैदुल्लाह और बुदैल। इस काल में क्या हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो कासिम भारत में आकर के सफल हो गया। और उसका कारण मैं आपको बताऊं, उसका कारण यह था कि भारत में अभी छोटे छोटे राज्य थे और वो आपस में लड़ रहे हैं। आप गौर से अगर ध्यान दो, गुप्त काल में गुप्त शासकों के पास विशाल साम्राज्य था, उनको हराने की क्षमता किसी भी नहीं थी। वैसे हर्षवर्धन भी बड़ा शक्तिशाली था, यह भी विशाल साम्राज्य का स्वामी था। अभी तक तो फिर भी सब ठीक है, पर अब क्या स्थिति है कि अब भारत में, उत्तर भारत में 2 शक्तियां आपको दिख रही हैं। कम से कम संपूर्ण भारत में नहीं तो उत्तर भारत में तो एक शक्ति हो जो सबसे शक्तिशाली हो, जिसका उत्तर भारत पर कंट्रोल हो। यहां आप देख लो, उत्तर भारत में 2 शक्तियां हैं और दोनों आपस में टकरा रही हैं। अब 2 की लड़ाई का फायदा तीसरा उठाना चाहे तो उठा सकता है। मुझे याद आ रहा है, 2 बिल्ली में लड़ाई हो गई एक रोटी को लेकर। एक बिल्ली ने कहा ये रोटी मेरी, एक ने कहा ये मेरी। एक बंदर बैठा देख रहा था, बंदर आया और उसने कहा टेंशन मत लो, मैं रोटी आधा आधा दोनों को दे देता हूं और तराजू में तौल करके दूंगा, दोनों को बराबर रोटी मिलेगी, लड़ो मत। दोनों एग्री कर गई। बंदर रोटी को बड़ी चालाकी से तोड़ता था, एक में ज्यादा रोटी एक में कम। जब तराजू पर रखता तो जो पल्ला भारी पड़ता, बंदर उसमें से रोटी तोड़ता और खा जाता कि मैं भी बराबर कर देता हूं, टेंशन मत लो। पर बंदर बड़ी चालाकी से रोटी ज्यादा तोड़ता, फिर एक तरफ रोटी कम होती, एक तरफ ज्यादा हो जाती। धीरे धीरे बंदर पूरी रोटी ही खा गया, दोनों बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। आने वाले समय में भारत में यही होने वाला है। 2 शक्तियां हैं जो आपस में टकरा गई। फिर भी अभी तक भारत की स्थिति काफी अच्छी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, भारत के छोटे छोटे राज्यों को पराजित किया। लेकिन जब अरबी था वो, जब अरबियों की टक्कर मोहम्मद बिन कासिम की बहुत समय बाद गुर्जर प्रतिहार शासकों से हुई, बहुत बुरी तरीके से मारा है प्रतिहार शासकों ने, अरबों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। अभी तक फिर भी स्थिति ठीक है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन लंबे समय के बाद दोनों लड़ लड़ करके अपने आप को कमजोर कर बैठे। और कमजोर करने के पश्चात की स्थिति यह है कि इन दोनों का साम्राज्य भी टूट गया। और बच्चों, इसी के बाद पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया, जैसे दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश, चौहान वंश, उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में चंदेल वंश, चंदेल वंश। मध्य प्रदेश में ही बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा परमार वंश, परमार वंश। ये गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलंकी वंश, सोलंकी वंश। तो आज के बाद भारत में, उत्तर भारत में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो जाएंगे और ये सभी राज्य एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। और बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसी समय भारत से थोड़ी ही दूरी पर, जिस तरफ से भारत पर आक्रमण का सर्वाधिक खतरा होता था, यहां देखिए आप, ये जो आप एरिया देख रहे हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान का, इस क्षेत्र में क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था, क्योंकि मुस्लिम शासक भारत पर आक्रमण करना शुरू कर चुके थे और भारत में आकर व्यापार करना, भारत पर आक्रमण करना, भारत को लूटना, ये सब फायदे का सौदा माना जाता था। वो भी तब जब भारत के लोग आपस में लड़ रहे हो। व्यापारी तो जब मन करे तब आए, वो व्यापार करे जाएं,
उनको भी लाभ, हमको भी लाभ। लेकिन व्यापारियों ने भी भारतीयों की आपसी लड़ाई का लाभ उठाया है, तो आक्रमणकारी कैसे नहीं उठाएंगे, लुटेरे कैसे नहीं उठाएंगे। जिस समय भारत में लोग आपस में लड़ रहे होंगे, उसी समय इधर से मुस्लिम शासक भारत में घुस घुस करके आक्रमण करेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे महमूद गजनवी भारत आएगा, जैसे आप देखेंगे मोहम्मद गोरी भारत आएगा। और बच्चों, इन लोगों की स्थिति ये थी, महमूद गजनवी जब भारत आता था, अभी तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे संस्कृति का प्रसार हो रहा है, कैसे धर्म का प्रसार हो रहा है। अभी स्थिति ये हो जाएगी, देखिए आपके पास जो कीमती धन होता है, चाहे वो ज्ञान हो या पैसा हो, बच्चों ज्ञानी आप हो, पर जब तक आप जिंदा हो तभी तक आपके ज्ञान का मतलब है। आप विद्वान हो, देश के काम तब आ सकते हो, अपने काम तब आ सकते हो जब जीवित हो, तो आपकी अपनी सुरक्षा भी मायने रखती है। आपके पास बहुत धन है, लेकिन सुरक्षित हो तो ठीक है, वरना कोई भी आकर लूट सकता है। बच्चों क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हुआ ये कि ब्राह्मण पंथ, बौद्ध पंथ, जैन पंथ, अहिंसा की बातें तो ये लोग करने लगे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हिंसा की बात सब लोग कर रहे थे। लेकिन देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए हिंसा भी आवश्यक है। ब्राह्मण पंथ ने देश की रक्षा के लिए सिर्फ क्षत्रियों का चयन किया कि क्षत्रिय जो है वो सरहदों की रक्षा करेंगे, अन्य लोगों की रक्षा करेंगे। लेकिन आप विचार करके देखिए, इसमें गलती ये हो गई कि जब देश संकट में हो तो जाति देख करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती। दुनिया का कोई ऐसा देश जहां ये हो कि एक ही जाति लड़ेगी, पर भारत में ऐसा हुआ। पहले ऐसा नहीं था, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। एक बात बताइए, इतने सारे ब्राह्मण शासकों की बात मैंने कर दी, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, उधर गुप्त वगैरह, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली। ब्राह्मण कब नहीं लड़ते थे? बहुत से लोग चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य बताते हैं। बच्चों, जाति देख करके युद्ध नहीं किया जाता। बहुत से शूद्र शासक हुए, बड़े शक्तिशाली हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शासक कैसा भी हो, लोग किसी भी जाति के हों, देश संकट में आ जाए तो सबको लड़ना पड़ता है। एक बात बताइए, 4 भाई हैं, 4 में से एक टीचर है, बहुत बड़ा विद्वान है, एक आर्मी में है, एक खेती करता है, और एक घर पे रह करके माता पिता की सेवा करता है। माता पिता पर कोई अटैक कर दे, कोई संकट आ जाए, और सब लोग ये सोच करके रखे कि जो आर्मी में है वही माता पिता की रक्षा करेगा बस, और वो मौके पर नहीं पहुंचा तो कोई भी आकर के माता पिता को मार दे और बच्चे खड़े होकर देखते रहें, ये तो कोई बात नहीं हुई। पर हिंदुस्तान में ये समस्या आ चुकी थी। लोग ये मानते थे कि सिर्फ जो है क्षत्रिय लड़ेंगे, अन्य जातियां नहीं, और इस बात ने भी भारत को बहुत कमजोर कर दिया। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक करने गया, बताते हैं कि 50 से 60 हजार ब्राह्मण विद्वान वहीं बाहर बैठे हुए थे मंदिर के, और सब लोग ध्यान कर रहे थे कि भगवान शिव आएंगे और सबको बचाएंगे। राजा जो है, जिसके क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर आता था, वो भाग चुका था। सारे ब्राह्मण बैठे थे कि भगवान आएंगे तो बचाएंगे। एक बात बताइए, 6 महीने का छोटा बच्चा हो, वो रोए तो मां उसको गोद में उठा लेगी। अगर 16-18 ईयर ओल्ड बच्चा है, वो रोए तो मां उसको गोद में उठाएंगी क्या? वो बच्चा स्वयं उठ सकता है। हिंदुस्तान में बहुत से लोगों का मानना था कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। चलो मान लिया, पर यह तो कहीं नहीं लिखा है ना कि पत्ता वही हिलाते हैं। क्या पता किसी और के माध्यम से वो पत्ता हिलवा दें। एक बार एक बाबा जी बाढ़ में फंस गए थे, बचाव दल आया कि बाबा जी चलो। बाबा जी ने कहा, बेटा भगवान स्वयं आएंगे, वही हमको बचाएंगे। बचाव दल चला गया, दूसरा बचाव दल आया, बाबा जी की गर्दन तक पानी आ चुका था। बचाव दल ने कहा, बाबा चलो। बाबा ने कहा, नहीं बेटा चलो, भगवान आएंगे। पानी नाक से ऊपर पहुंचा, बाबा जी स्वयं ऊपर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हो गई ईश्वर से। नाराज हो गए कि आपके इंतजार में खड़े थे, आप आए ही नहीं, हम मर गए।
ऊपर वाले ने कहा बेटा 2 बार तो भेजा था लोगों को, तुम क्यों नहीं आए? जरूरी है कि साक्षात ईश्वर ही प्रकट हो जाएं, खुद से भी तो प्रयास करना पड़ेगा। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार ब्राह्मण पंथ में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से आने वाले समय में ब्राह्मण नहीं लड़ेंगे, सिर्फ क्षत्रिय लड़ेंगे, और ये सिर्फ क्षत्रियों का लड़ना देश को कमजोर कर जाएगा। ये स्थिति होगी। और क्षत्रिय जो है वो देश के दुश्मनों से तो लड़ते ही थे, आपस में भी लड़ते थे, बल्कि आपस में अधिक लड़ते थे। आपने कभी सुना है कि कई क्षत्रिय शासकों ने मिलकर के विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास किया हो? कभी सुना है आपने? तो बहुत सारी समस्याएं अब देश को झेलनी पड़ेंगी, यही स्थिति होगी। तो यहां पर पूर्व मध्यकाल में ये जो है उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजवंश स्थापित हो जाएंगे। और चलिए आप लोगों को दक्षिण भारत के बारे में भी कुछ बता देता हूं। तो दक्षिण भारत में क्या हुआ बेटा कि दक्षिण भारत में ये जो है जो चालुक्य लोग हुआ करते थे, चालुक्य, तो चालुक्यों के बाद यहां पर राष्ट्रकूट वंश स्थापित हुआ था। यहां पर राष्ट्रकूट वंश स्थापित हुआ था। नॉर्मली दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की राजनीति में बहुत कम इंटरफेयर करते थे। आज भी आप देखिए प्रधानमंत्री की रेस में, गृह मंत्री की रेस में, राष्ट्रपति बनने की रेस में दक्षिण भारत के लोग कम होते हैं। वहां के जो नेता हैं ज्यादातर आप देखोगे देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, ये सब उत्तर भारत के होते हैं। उत्तर भारत के लोग उत्तर भारत सहित संपूर्ण भारत की राजनीति में दिलचस्पी दिखाते हैं, पर दक्षिण भारत के लोग नहीं। उत्तर भारत के लोगों ने कई बार विशाल साम्राज्य खड़ा किया, उत्तर भारत को भी जीता, दक्षिण भारत को भी। पर अभी तक आपने नोटिस किया कि दक्षिण भारत का कोई शासक ऐसा नहीं जिसने उत्तर भारत पर कंट्रोल कर लिया और दक्षिण भारत पर भी। पर हां, ये जो राष्ट्रकूट वंश है इस बार यह भी उत्तर भारत की लड़ाई में कूद पड़ा और अब यह लड़ाई त्रिपक्षीय हो गई थी। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, ये तीनों आपस में लड़ रहे थे। लंबे समय बाद जब राष्ट्रकूट वंश का पतन हो गया तो इस वंश के पतन के बाद फिर यहां पर उत्तर चालुक्य वंश स्थापित हुआ। उत्तर चालुक्य वंश दक्षिण भारत में, इधर आप तमिलनाडु वगैरह का एरिया देखेंगे तो यहां चोल वंश स्थापित हुआ। और इतना ही नहीं, अभी साउथ इंडिया में काकतीय वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, तो दक्षिण भारत में भी छोटे छोटे कई राज्य स्थापित होते चले गए। आपस में इनकी लड़ाई होती रहेगी। इसमें एक वंश बच्चों बड़ा शक्तिशाली था, चोल वंश। इसने विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया का बड़ा क्षेत्र जीता, श्रीलंका को जीत लिया, अटैक कर दिया इधर बंगाल पर, वहां पर जीत हासिल की। ये बड़े शक्तिशाली होते जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर लड़ाई लड़ी, ना कि देश को बचाने के नाम पर, ना कि धर्म को बचाने के नाम पर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस समय महमूद गजनवी आक्रमण कर करके उत्तर भारत के मंदिर लूट रहा था, उसी समय चोल वंश का शासक था राजेंद्र चोल। बड़ा शक्तिशाली था। यकीन मानिए 1 घंटे भी गजनवी उसका सामना नहीं कर पाता, इतना शक्तिशाली था राजेंद्र चोल। लेकिन राजेंद्र चोल गजनवी से नहीं लड़ा, कोई मतलब ही नहीं समझा। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यह प्रतीत होता था कि उत्तर भारत की समस्या उत्तर भारत के, तो कहने का आशय यह है कि साउथ इंडिया वालों को लगता था कि उत्तर भारत के लोगों की जो समस्या है उनकी है, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, हम क्यों दिलचस्पी लें, हमें क्या मतलब। पर याद रखिएगा, बीच में एक विंध्य पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों को एक होने से नहीं रोक सकता, इनकी समस्याओं के एक होने से नहीं रोक सकता। हाँ, माना कि थोड़ा संस्कृति में अंतर था, लेकिन समय समय पर दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के साथ घुलती मिलती रही थी। जब संस्कृतियां घुल मिल सकती हैं तो सुख और दुख क्यों नहीं। बच्चों आप देखना, वक्त आने पर मुस्लिम शासक उत्तर भारत पर तो नियंत्रण करेंगे ही करेंगे, दक्षिण भारत के लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब भारत पर
मुस्लिम शासकों का शासन हो जाएगा और लगभग संपूर्ण भारत पर यह स्थिति आने वाली है। बहरहाल मैं चर्चा करूंगा, अभी बस मैं ये बताना चाहता था कि क्या परिवर्तन आया पूर्व मध्यकाल में राजनीति में, कैसे मुस्लिम शासक इन सब का फायदा उठाएंगे, है ना। लेकिन अब मुझे चर्चा ये करनी है कि इन लड़ाइयों के बीच भारत में सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, लोगों की स्थापत्य कला का कितना विकास हुआ, ये सब चर्चा मैं करूंगा। बट मैं बहुत बोल चुका, अब 5 मिनट आपको देता हूं, कुछ पूछना चाहे तो पूछें। बिल्कुल प्रेम बेटा, अंग्रेज ही नहीं मुस्लिम शासक भी। भारतीयों में एकता की कमी होने से ही विदेशियों ने भारत पर शासन किया। धर्म की रक्षा के नाम पर भारत में मानव पशु पक्षी सब लड़ जाते थे, ऐसा समय था भारत में। आप देखेंगे अब स्थिति ये होगी कि भारत का धर्म, भारत के लोग रौदे जाएंगे, पर भारतीय अधर्मियों का साथ देंगे, अच्छे लोगों का नहीं। महमूद गजनवी की सेना में बहुत से हिंदू थे। नहीं बेटा पंकज, अभी तक कुछ लिखवाया नहीं। हाँ अब लिखवाना है, पर कुछ डाउट ले लूं। मौलकालीन सिक्कों की चर्चा मैं तब करूंगा जब आप लोगों को राजनीतिक और आर्थिक इतिहास बताऊंगा शिवम जी, और वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं। कुछ पूछना चाहेंगे? अगला हिस्ट्री ऑप्शनल बैच, ये वैसे अभी आप लोग एडमिशन ले लीजिए बिना देरी किए हुए, इसीलिए ऑप्शनल बैच में मैंने अभी शुल्क नहीं बढ़वाया। मैंने कह रखा था कि फी बढ़नी थी, 18,000 होनी थी, लेकिन मैंने बोला था कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, और ज्यादातर लोग अभी कंफ्यूजन में हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं, तो ऐसे लोग एडमिशन ले लें। तो अगला बैच आएगा भी, तो एक तो 14 फरवरी से स्टार्ट होगा, और वह बैच जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही है, एक नए टॉपिक से है, बस एक नए टॉपिक से है। लेकिन किसी टॉपिक का इंतजार करने से बेहतर है कि आप लोग बैच से जुड़ जाएं। मॉडर्न हिस्ट्री से जो लोग ऑप्शनल पढ़ते हैं, ये समझ लीजिए कि उनकी कमांड अन्य लोगों से कहीं अधिक होती है हिस्ट्री ऑप्शनल पर, और उसका क्या कारण है ये मैं पढ़ाते हुए ही समझा दूंगा। तो अभी आप लोग जो है ऑप्शनल बैच से जुड़ जाइए, लगभग 5 महीने लगेंगे कोर्स कंप्लीट होने में, और उसके बाद फिर 12 महीने की वैलिडिटी होगी। तो आप लोग वीडियो दोबारा देख करके, क्वेश्चन पेपर वगैरह देख करके इतिहास विषय पर कमांड कर लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसका लाभ मुख्य परीक्षा में, जीएस पोर्शन में भी होगा, प्रारंभिक परीक्षा में भी होगा, और साक्षात्कार में भी। पुलकेशिन चालुक्य वंश का शासक था, मैंने बताया था। अकीब बेटा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की एकता, लोगों को एक करके रखना, ये कभी अशोक कर चुका था, एक समय अशोक कर चुका था। तो अगर शासक ही लोगों को एक करके रखने का प्रयास करे तो भी बड़ी बात थी। यहां जनता करे ना करे, शासक तो करे, पर शासकों ने ही कहां किया। जब चाणक्य ने ये योजना बनाई थी कि उत्तर भारत में, ये भारत में एक विशाल साम्राज्य हो, उसका एक स्वामी हो, इससे भारत शक्तिशाली रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो चाणक्य ने बहुत कुछ सोच के किया था। आने वाले लोग चाणक्य को फॉलो कर सकते थे, पर लोगों ने किया कहां। बेटा सबनम, ये तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में ही डिटेल से बता पाता हूं, यहां अभी इसका उत्तर नहीं दे सकता। अच्छा अमन बेटा, ठीक है, मैं कुछ करूंगा इस पर।
देखो बेटा क्या है, अकीब अभी तक ये परेशानी बनी हुई है। अभी भी भारत राजनीतिक रूप से एक है, लेकिन वैचारिक स्तर पर आप देखिए अभी भी लोग विचारधारा के आधार पर बटे हुए हैं। हाँ, काफी हद तक देश के लिए लोगों के मन में फीलिंग आ चुकी है, जरूरत पड़ने पर देश का साथ दे सकते हैं, अपने मतभेद भूलकर, बस इतना ही कहा जा सकता है। अभी भी भारत उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा बेटा चंदन, तीनों चाहते थे कन्नौज हमारा हो जाए। कन्नौज बहुत डेवलप क्षेत्र था। इस पर बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं पिप्पल वन के मौर्य थे, छत्री थे, उनके वंशज थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए मौर्य लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल प्रिंस जी, दुर्भाग्य भी था और अदूरदर्शिता भी। ठीक है अनुभव बेटा, मैं देख लूंगा। हाँ बिल्कुल सर्वेश जी, सती प्रथा हुआ करती थी, एकता की भयंकर कमी थी। एकता की कमी तो आज भी है। चलिए अब लिखिए, लिखना शुरू करिए। गुप्तोत्तरकालीन धर्म, गुप्तोत्तरकालीन धर्म। अच्छा शिखर बेटा, कर लूंगा आंसर चेक, अभी थोड़ा व्यस्त था, अब समय निकाला है तो अब कर लूंगा। बताएं। अच्छा लिखना स्टार्ट करिए, गुप्तोत्तरकालीन धर्म लिखिए। उत्तर भारत, हेडिंग डालिए उत्तर भारत, और इसमें लिखिए इस काल में, हाँ बिल्कुल नीतीश जी, मथुरा हो आया, पढ़ सकते हैं। गुप्तोत्तरकालीन धर्म मुझे नहीं लगता अभी आप लोगों ने लिखा होगा, क्या लिख लिया है क्या? तो कहां तक लिखा था, लास्ट लाइन बताएं। लास्ट लेक्चर में लास्ट लाइन क्या लिखा था? लास्ट लेक्चर में लास्ट लाइन क्या लिखा था? साहित्य लिखा था, ठीक है लिखिए। इस काल में भक्तिवाद के समानांतर, इस काल में भक्तिवाद के समानांतर तंत्रवाद का उदय हुआ। भक्तिवाद के समानांतर तंत्रवाद का उदय हुआ। तंत्रवाद का उदय जनजातियों के प्रभाव से हुआ। जनजातियों के प्रभाव से हुआ।
फिर धीरे धीरे तंत्रवाद का विकास होने लगा। धीरे धीरे तंत्रवाद का विकास होने लगा। तंत्रवाद में, या तंत्रवाद के अंतर्गत, ऐसा लिखिए, तंत्रवाद के अंतर्गत पंचमकारों की पूजा की जाती थी। पंचमकारों की पूजा की जाती थी। ये पंचमकार थे। ये पंचमकार थे। आप लोग ये बताएं, जिस क्रम में मैं पढ़ा रहा हूं, क्या सभी लोग कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं? मतलब बीच में कोई लेक्चर गैप तो नहीं कर रहे? और दूसरी बात ये कि जब भी नए लेक्चर में आते हैं आप, तो क्या नोट्स रिवीजन करके आते हैं? यदि ये दोनों कार्य आप नहीं करते तो जो कुछ मैं बता रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा। यदि ये दोनों कार्य आप नहीं कर रहे तो फिर जो मैं बता रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ एक साथ लेके चल रहा हूं, वो भी क्रम से। बढ़िया। देखो बेटा, मैं अलग तरीके से आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं। नॉर्मली ऐसा तरीका, मतलब ये सब बुक में नहीं है, इस क्रम में, जिस क्रम में मैं बता रहा हूं। लेकिन जिस क्रम में मैं बता रहा हूं, एक बार आपने मेरे तरीके से और वो सावधानियां रखते हुए जो मैं बताता हूं, आपने इतिहास पढ़ लिया, तो इतिहास विषय पर आपकी कमांड हो जाएगी और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इतिहास के पाठ्यक्रम पर। बढ़िया बेटा खुशबू, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद हो पाता है। अच्छी आंसर राइटिंग करना बहुत प्रैक्टिस के बाद संभव होता है। बहुत बढ़िया रोमा बेटा, वेरी गुड। कंटिन्यू लेक्चर को देख रहे हैं पर सर नोट्स रिवीजन नहीं हो पाता। करना पड़ेगा दीपिका बेटा, तभी समझ में आएगा। दीपक बेटा समझा दिया था, लिखवाया नहीं था। अभी देखो लिखवा रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। तो लिखिए, हाँ रिवीजन कंपलसरी है। लिखिए, ये पंचमकार थे। मांस, मांस, और एक कार्य ये भी करना है, जो कुछ मैं लिखवा रहा हूं, जो कुछ पढ़ा रहा हूं, इसको बार बार आप रिवीजन करो और कुछ और सोचो, इस पर कुछ अपनी समझ डेवलप करने का प्रयास करो, नए आइडियाज लेकर आओ, तभी बात बनेगी। सिर्फ जो मैं बता रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं, उतना ही रट गए तो उतने से बात नहीं बनेगी। ये तो बेस है, बेस से थोड़ा सा ऊपर है, पर आपको अपनी समझ बढ़ा करके अपना नॉलेज इंप्रूव करना है, तभी आप लोग बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। सर्वेश लिख रहे हैं, आधुनिक भारत आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते होंगे। बेटा कारण यह है कि आधुनिक इतिहास का सबसे ज्यादा महत्व है, प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी। तो बहुत डिटेल से पढ़ाना पड़ता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग तो सारा पोर्शन है, पर मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा डिटेल से पढ़ाता हूं मैं, उसका महत्व देखते हुए। तो जितना डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा वक्त होता है मेरे पास समझाने का। अब ऑप्शनल मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ऑप्शनल में बहुत डिटेल से बात हो रही है। तो चलिए लिखिए, ये पंचमकार थे। मांस, मत्स्य, मदिरा, मदिरा, मुद्रा, और मैथुन।
और मैथुन। अच्छा, मदिरा, मुद्रा, हाँ, मुद्रा और मैथुन। मुद्रा और मैथुन। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रकार धर्म में वामाचार, इस प्रकार धर्म में वामाचार ब्रैकेट में गलत का आगमन हुआ। वामाचार ब्रैकेट में गलत का आगमन हुआ। कंटिन्यू करके लिखते रहिए। किंतु तंत्रवाद में कई बुराइयां होने के बावजूद, इस प्रकार धर्म में वामाचार ब्रैकेट में गलत का आगमन हुआ। फिर लिखिए, किंतु किंतु तंत्रवाद में कई बुराइयां होने के बावजूद तंत्रवाद में कई बुराइयां होने के बावजूद कुछ अच्छाइयां भी थीं, कुछ अच्छाइयां भी थीं, जैसे कि इसमें इहलौकिक जीवन, इसमें इहलौकिक जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में विचार किया जाता था। अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए कार्य किया जाता था। कार्य किया जाता था, साथ ही साथ ही तंत्रवाद में महिलाओं एवं निम्न जातियों का प्रवेश, महिलाओं एवं निम्न जातियों का प्रवेश वर्जित नहीं था। महिलाओं एवं निम्न जातियों का प्रवेश वर्जित नहीं था। अब लिखिए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, इसमें लिखिए उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच
उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच संस्कृतियों का प्रचार प्रसार निरंतर होता रहा था। संस्कृतियों का प्रचार प्रसार निरंतर होता रहा था। इस काल में उत्तर भारत में फैले हुए भक्तिवाद ने उत्तर भारत में फैले हुए भक्तिवाद ने दक्षिण भारत में भी अपना प्रभाव दिखाया। दक्षिण भारत में भी अपना प्रभाव दिखाया। दक्षिण भारत में भक्तिवाद के कारण धार्मिक आंदोलन हुआ। दक्षिण भारत में भक्तिवाद के कारण धार्मिक आंदोलन हुआ। यह आंदोलन आलवार एवं नायनार संतों के अंतर्गत हुआ। आलवार एवं नायनार संतों के अंतर्गत हुआ। आलवार वैष्णव संत थे। एवं नायनार शैव संत। आलवार वैष्णव संत थे एवं नायनार शैव संत। आलवारों की संख्या 12 थी। आलवारों की संख्या 12 थी। इसमें प्रमुख थे पोय गई, पोय गई, पेय, पोय गई पेय, तिरुमंगई, तिरुमल्लसई, पूडम एवं अंडाल। पूडम और आंडाल। पोए गई पेय, तिरुमंगई, तिरुमल्लसई, पूडम और आंडाल। अंडाल महिला संत थीं। अंडाल महिला संत थीं।
जिनकी तुलना उत्तर भारत की मीराबाई से की जाती है। फिर लिखिए, शैव संतों की संख्या 63 थी। क्लास रुक रुक कर चल रही है। एक बार सभी लोग बताएं, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं या कोई समस्या है? क्या आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप लोग लिख तो पा रहे हैं, वरना मैं लिखवा रहा हूं और आप लोग लिख ही ना पा रहे हो। आवाज क्लियर जा रही है? कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, और जिनको प्रॉब्लम होगी वहां नेटवर्क इशू हो सकता है। तो लिखिए, नायनारों की संख्या 63 थी। प्रमुख नायनार संत थे, ये 3 नाम लिखिए। अपार, तिरुज्ञान संबंदर, तिरुज्ञान संबंदर और मणिकच्छागर। सबनम बेटा, कुछ इशू आ रहा होगा जहां पे आप हो, नेटवर्क का है किसी और का। एक बार मैनेजमेंट से बात करिएगा, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तुलना उत्तर भारत की मीराबाई से की जाती थी। अंडाल की तुलना उत्तर भारत की मीराबाई से की जाती थी। फिर मैंने कहा नायनारों की संख्या 63 थी और प्रमुख नायनार संत थे अप्पार, तिरुज्ञान संबंदर और मणिकच्छागर। फिर इसमें लिखिए, नायनारों के भक्ति गीतों का संकलन नायनारों के भक्ति गीतों का संकलन तिरमुडय है, तिरमुडय है। नायनारों के भक्ति गीतों का संकलन तिरमुडय है। इसे संकलित करने का श्रेय इसे संकलित करने का श्रेय नंबी, अंडाल नंबी को प्राप्त है। इसे संकलित करने का श्रेय नंबी अंडाल नंबी को प्राप्त है। एक पॉइंट नोट करके लिखिए, एक पॉइंट नोट करके लिखिए। तिरुमंगई, तिरुमंगई ऐसे आलवार संत थे जिन्होंने श्रीरंगम में
बेटा ये नाम दक्षिण भारत के हैं और पुराने हैं, इसलिए ऐसी समस्या है। तो लिखिए, तिरुमंगई ऐसे आलवार संत थे जिन्होंने श्रीरंगम में विष्णु प्रतिमा स्थापित करने के लिए नागपट्टम बिहार अथवा चूड़ामणि बौद्ध विहार से विष्णु प्रतिमा चुरा ली थी। प्रतिमा चुरा ली थी। मैंने कहा कि तिरुमंगई ऐसे आलवार संत थे जिन्होंने श्रीरंगम में विष्णु प्रतिमा स्थापित कराने के लिए नागपट्टनम अथवा चूड़ामणि बौद्ध विहार से बुद्ध प्रतिमा चुरा ली थी। फिर लिखिए, अब हेडिंग डालिए पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में लिखिए, नहीं वो प्रतिमा उनको क्यों मिलती, इन्होंने चुरा ली, कीमती थी, प्रतिमा कीमती थी। लिखना, एक मूवी देखी थी मैंने, नाम नहीं याद आ रहा, उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो मूर्तियां चुराते हैं, कीमती मूर्तियां। तो एक बुद्ध की मूर्ति थी या उससे संबंधित कुछ था, तो उसको चुरा लिया लोगों ने। तो मंदिर के पुजारी जो थे, बुद्ध की प्रतिमा थी, तो जो वहां के भिक्षु थे उन्होंने हीरो को भेजा, जाओ लेकर के आओ। फिर हीरो जाता है, उसको बड़ी फाइट करनी पड़ती है, बड़ा खतरनाक सा हीरो है, कुंग फू का बहुत बड़ा मास्टर। तो फिर लेकर के आता है वो बुद्ध प्रतिमा। बेटा अगर मैंने विष्णु तो नहीं बोल दिया, बुद्ध प्रतिमा, विष्णु प्रतिमा स्थापित करने के लिए बुद्ध प्रतिमा चुरा ली थी। देखिए, अगर आप सभी लोगों ने विष्णु लिखा हो और मैंने बोल दिया हो तो उसको जो है बुद्ध करिए, बुद्ध प्रतिमा चुराई थी। अच्छा, तभी आप लोग कंफ्यूज हो गए कि चुराने की क्या आवश्यकता थी। बुद्ध प्रतिमा चुराई थी विष्णु प्रतिमा स्थापित कराने के लिए। हेडिंग डालिए पूर्व मध्यकाल, 750 से 1200 ईस्वी। कुछ विद्वान 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के काल को राजपूत युग कहते हैं और कुछ अंधकार युग। यह युग ऐसा होगा कि भारत के लोग आपस में लड़ते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे और फाइनली ये होगा कि सब गुलाम हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, भारत के लोगों को मारेंगे, बच्चों को उठा ले जाकर के गुलाम बना देंगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होगा, यही सब होगा। तो 400 वर्ष का जो समय है उसको अंधकार युग कहा जाता है। तो प्रिंस लिख रहे हैं यहाँ थके थके लग रहे हैं सर, क्या बात है। हाँ, दरअसल थोड़ा बहुत तो हूं, चला गया था मथुरा वृंदावन, तो बेटी का जन्मदिन था, मुझे लगा कि धार्मिक स्थान पर क्यों ना मनाया जाए।
तो मैं चला गया वृंदावन, और वृंदावन में फिर सेलिब्रेट किया जन्मदिन। और आज अभी आया हूँ, मैं पहुंचा हूँ दिल्ली जो है 1 बजे, 1 बजे पहुंचा हूँ। तो काफी भागम भाग रही यात्रा के कारण ऐसा है। अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी चुरा ली थी जो कनाडा से वापस लाई गई। अजय बेटा, बुद्ध प्रतिमा लेंगे, आप कॉमन सेंस लगाओ। बुद्ध प्रतिमा कीमती होगी, कीमती धातुओं से बनी होगी, उसको बेचा जा सकता है, फिर पैसे का प्रबंध हो जाएगा, फिर उससे विष्णु प्रतिमा स्थापित हो सकती है। यही सब है। अगर और जानकार हो कोई व्यक्ति तो धातु वगैरह गला करके फिर उससे नई मूर्ति बना ले, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल दीपिका बेटा, इतिहास पढ़ाता हूं तो उसका प्रभाव तो रहेगा ही। आंसू बेटा, क्लास भी महत्वपूर्ण है ना। बहुत ज्यादा छुट्टी नहीं की जा सकती, नहीं तो आप लोग भी लापरवाही करने लग जाते हैं। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। पर बड़ा आनंद आया, मुझे लगा कि एक तो कोविड था, तो यहां पर पार्टी करने से बेहतर है कि धार्मिक स्थान पर जाओ, अकेले शांति से आप जन्मदिन मनवाओ। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने पहली बार ये प्रयोग किया। दरअसल प्रयोग करते रहना चाहिए। परंपरागत जो चीजें लोग फॉलो करते हैं उसमें आनंद नहीं आता, तो कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। अलग बात है प्रयोग सही दिशा में हो, गलत दिशा में ना हो, प्रयोग सामाजिक हो असामाजिक ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जो बुरी चीजें होती हैं ना, वो खुशी तो बहुत देती हैं कि तुरंत आप करो, बहुत एंजॉय आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि बाद में वो दुख भी बहुत देती हैं। मेरी बिटिया 5 वर्ष की हो गई पूजा बेटा, कल 7 फरवरी को 5 वर्ष की हुई, 5 साल की। हाँ बिल्कुल सपनम बेटा, पूछ सकते हैं। दीपक जी, ऐसा इन्होंने ही किया, अपवाद थे ये, ऐसा होता नहीं था। इसके बारे में बहुत कम जानकारी, मतलब जानकारी नहीं है उनका क्या हुआ। धन्यवाद खुशबू बेटा, स्वप्नम जी धन्यवाद। तो लिखिए यहां पर पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल में लिखिए उत्तर भारत। हाँ कोविड का समय था ना, इसीलिए अकेले अकेले मनाया। इस समय भीड़ भाड़ से बड़ा खतरा है। धन्यवाद आशु बेटा। हाँ प्रिंस जी, ये तो है। बेटी ने तो बहुत एंजॉय किया। हम लोग वृंदावन में थे तो राधा रानी का क्षेत्र, उसको राधा रानी का ही लुक दे दिया गया और उसने खूब एंजॉय किया। 5वां जन्मदिन था, इसलिए लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए, वैसे भी डिफरेंट करना ही चाहिए। सबनम, अनुभव, खुशबू, अच्छा बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, सभी लोग को धन्यवाद। हाँ लोगों को शामिल तो नहीं कर पाया। बिटिया का नाम अनिका है, अनिका। चलिए लिखिए पूर्व मध्यकाल, इसमें लिखिए उत्तर भारत। उत्तर भारत, उत्तर भारत में लिखिए इस काल में, इस काल में बिल्कुल खुशबू बेटा, कभी ऐसा वक्त जरूर जो है आएगा कि आप लोगों को भी शामिल करूंगा मैं। अच्छा केक ग्रुप में डाल दूं, ठीक है प्रिंस जी, थैंक यू नितेश जी। तो चलिए लिखिए यहां पर उत्तर भारत, और उत्तर भारत लिखिए इस काल में कन्नौज, इस काल में उत्तर भारत में 2 शक्तियां थीं। उत्तर भारत में 2 शक्तियां थीं। पश्चिम भारत में गुर्जर आवलिक प्रतिहार, पश्चिम भारत में गुर्जर एवं प्रतिहार वंश,
एवं पूर्वी भारत में पाल वंश, पाल वंश। फिर लिखिए, ये दोनों शक्तियां कन्नौज को लेकर एक दूसरे से लड़ गईं। आरंभ में यह संघर्ष द्विपक्षीय संघर्ष था। आरंभ में यह संघर्ष द्विपक्षीय संघर्ष था। किंतु बाद में दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के इस संघर्ष में शामिल होने से, किंतु बाद में दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के इस संघर्ष में शामिल होने से यह संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। कुछ समय के पश्चात पाल एवं प्रतिहार वंश का पतन हो गया। फिर उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। फिर उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। दिल्ली एवं राजस्थान में चौहान वंश, दिल्ली एवं राजस्थान में चौहान वंश, उत्तर प्रदेश में कालिंजर में चंदेल वंश, मध्य प्रदेश में परमार वंश, गुजरात में सोलंकी वंश आदि, गुजरात में सोलंकी वंश आदि। फिर लिखिए दक्षिण भारत। फिर लिखिए दक्षिण भारत में लिखिए दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के पतन के पश्चात
दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के पतन के पश्चात राष्ट्रकूट वंश स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट वंश स्थापित हुआ। फिर राष्ट्रकूट वंश के पतन के पश्चात उत्तर चालुक्य वंश स्थापित हुआ। पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी, बादामी। जबकि उत्तर चालुक्य वंश की राजधानी कल्याणी, कल्याणी। लिखिए, धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। ये राज्य थे, ये राज्य थे आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश या आंध्र प्रदेश में काकतीय राज्य, आंध्र प्रदेश में काकतीय राज्य, कर्नाटका में होयसल राज्य, होयसल राज्य, दक्षिण भारत में ही, लिखिएगा, दक्षिण भारत में ही चोल राज्य एवं पांड्य राज्य, चोल राज्य एवं पांड्य राज्य। चोल राज्य एवं पांड्य राज्य। अब हेडिंग डाल दीजिए, पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य, पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य, ऐसी हेडिंग डालिए, पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य कला। अब हेडिंग डालिए, नागर शैली, हेडिंग डालिए नागर शैली। काफी विशेषताएं मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो यहां पर लिख लीजिए नागर शैली। नागर शैली में लिखिए, नागर शैली के मंदिरों में नहीं अजय बेटा, प्रतिमा तो विष्णु की ही लगेगी। लिखिए, नागर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिरों में
एक मिनट, नागर नहीं बेटा, वेसर। वेसर शैली, हम लोग नागर और द्राविड़ तो बात कर चुके हैं, वेसर शैली लिखिएगा, वेसर शैली, वेसर शैली। इसमें लिखिए, धन्यवाद बेटा विशाल, लिखिएगा वेसर शैली में, लिखिए वेसर शैली के मंदिर विंध्य क्षेत्र से कृष्णा नदी तक। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। मोनू लिख रहे हैं वीडियो रुक रही है, रिफ्रेश करिए मोबाइल वगैरह वगैरह। क्या मोबाइल, ये तो एक शैली हो गई है वगैरह। तो लिखिए वेसर शैली के मंदिर विंध्य क्षेत्र से कृष्णा नदी तक बने हुए हैं। इस शैली के मंदिरों में इस शैली के मंदिरों में नागर शैली एवं द्राविड़ शैली दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मतलब इसी में कंटिन्यू करके लिखते रहिए। वेसर शैली के मंदिर वेसर शैली के मंदिरों की मूल संकल्पना द्राविड़ शैली के मंदिरों से ली गई है। जबकि इसमें अलंकरण नागर शैली से प्रभावित है। वेसर शैली के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ मंदिर से बाहर है। मंदिर से बाहर है। फिर लिखिए, चालुक्य वंश के शासकों ने वेसर शैली में अनेक मंदिर बनवाए। वेसर शैली में अनेक मंदिर बनवाए। इसमें प्रमुख है विरूपाक्ष मंदिर। इसमें प्रमुख है विरूपाक्ष मंदिर। फिर लिखिए,
नागर शैली के मंदिरों की, एक मिनट बेटा, वेसर 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 शैली, वेसर शैली के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता थी इसका अष्टकोणीय होना, इसका अष्टकोणीय होना। फिर लिखिए अष्टकोणीय होना। चालुक्य कला, इसी में लिखिए चालुक्य कला के 3 केंद्र थे। पहला बादामी, पहला बादामी, पहला बादामी, दूसरा एहोल, एहोल, और तीसरा पदक्कल, तीसरा पदक्कल। फिर लिखिए राष्ट्रकूट काल में भी राष्ट्रकूट काल में भी वेसर शैली का विकास होता रहा। राष्ट्रकूट काल में भी वेसर शैली का विकास होता रहा। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया। महत्वपूर्ण मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है। फिर लिखिए होयसल राज्य में होयसल राज्य में वेसर शैली का अत्यधिक विकास देखा गया। वेसर शैली का अत्यधिक विकास देखा गया। होयसल राज्य में बने हुए मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है होयसल, होयसल राज्य में बने हुए मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है कि इन मंदिरों पर व्यस्त जीवन के चित्र, व्यस्त जीवन के चित्र उकेरे गए हैं। उकेरे गए हैं। हेडिंग डालिए चोलकालीन, चोलकालीन स्थापत्य कला, चोलकालीन स्थापत्य कला। चोलकालीन स्थापत्य कला
इतना लिख करके रुकिए। देखिए, दक्षिण भारत में चोल वंश के जो शासक थे वो बड़े शक्तिशाली थे। भगवान राम प्राचीन काल में दक्षिण भारत होते हुए श्रीलंका पर आक्रमण किए थे। भगवान श्री राम के श्रीलंका आक्रमण के पश्चात दूसरी बार जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया वो शासक था चोल वंश का शासक, चोल वंश का शासक राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। इनकी तुलना भगवान राम से की जाती है। भगवान राम के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, और इसी वंश का शासक था राजेंद्र चोल। इसने क्या किया कि श्रीलंका को पूरा का पूरा श्रीलंका ही जीत लिया, बड़ा शक्तिशाली। ये सभी लोग भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव की उपासना करते थे, यानी शैव धर्म के लोग थे। बच्चों, इनकी विशेषता यह है कि जब ये किसी नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र में विजय प्राप्त करते थे तो उसकी याद में ये एक मंदिर बनवाते थे। मतलब छपे हुए हैं, बनाए गए, तो ये जो है मंदिर बनवाते थे। ये भी एक अच्छा तरीका है भाई। उन सारे तरीकों से तो बेहतर है जैसे अंगुली माल था, किसी को लूटता या मारता तो उसकी उंगली काट के माला पहन लेता था याद के तौर पर। उससे तो बहुत बेहतर तरीका है कि कहीं पर जब आप विजय प्राप्त करें तो उसकी याद में मंदिर बनवाएं। आप लोगों को याद होगा मैंने पल्लव कला आपको बताई थी, और मैंने कहा था कि पल्लव काल में बहुत से मंदिर ऐसे बने जो पत्थरों को काट करके बनाए गए, स्वतंत्र रूप से बने हुए मंदिर कम थे। पल्लव काल में जो कला थी बच्चों, उसी का कहीं अधिक विकास चोल काल में आपको देखने को मिलेगा। मंदिर लगभग वैसे ही हैं। हां, फर्क यह है कि पहले मंदिर पत्थरों को काट करके अधिक बनाए गए, पहाड़ियों को काट करके अधिक बनाए गए। अब क्या है कि मंदिर स्वतंत्र रूप से अधिक बने हैं। मतलब कच्चे माल दूर से लेकर के आओ, पत्थर वगैरह दूर से लेकर के आओ और मंदिर बना दो। हां, क्योंकि चोल काल के जो मंदिर हैं इनकी विशेषता यह है कि शासक किसी नए क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता तो उसकी याद में मंदिर बनवाता था। मतलब कहीं ना कहीं वो शासक की विजय को प्रदर्शित कर रहा है, उसके ईगो को पुष्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मंदिर भव्य होगा। मंदिर की भव्यता राजा की शक्ति का प्रतीक बन गई। बच्चों, मुझे याद आ रहा है कि 15 अगस्त को ही भारत इसलिए आजाद किया गया क्योंकि अंग्रेज 15 अगस्त को विजय दिवस के रूप में मनाते थे। किस पर विजय? जापानियों पर विजय। जापानियों से बहुत मार खाए थे ये लोग, तो जापानियों को एक बार पराजित कर दिए तो इनका विजय दिवस हो गया। और भारत को आजाद करना अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी, लेकिन उन्होंने विजय दिवस के दिन भारत को आजाद किया, जिससे उनको वो पराजय न दिखे 15 अगस्त वाली, उनको विजय दिवस के रूप में सब याद रहे। मतलब वो विजय दिवस मनाएं, कि 15 अगस्त को विजय दिवस मनाते हैं तो उसी को याद रखें। वो ये पराजय उनके दिमाग पर हावी ना होने पाए, वो डेट उन्होंने चुन लिया। तो कम अहंकारी नहीं थे अंग्रेज। चोल काल के जो मंदिर हैं ये स्वतंत्र रूप से बनाए गए और बड़े भव्य बनाए गए हैं। इन मंदिरों में जो मूर्तियां होती थी, क्योंकि ये लोग भगवान शिव के उपासक हैं तो शिव की मूर्तियां अधिक होगी। हां, कई बार मूर्तियों में मंदिरों में राजा की भी मूर्ति देखने को मिलती थी। जैसा कि मैंने कहा, मंदिर भव्य बनाए गए तो जो मंदिर के चारों तरफ की दीवार बनाई जाती थी ना, प्रांगण, वो बहुत बड़ा होने लग गया। वो बहुत बड़ा होने लग गया चोल काल में। तो चोल काल में स्थापत्य का बहुत विकास हुआ, अत्यधिक विकास हुआ। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, चोलकालीन स्थापत्य लिखिएगा। चोल काल में मंदिर स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास हुआ। मंदिर स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास हुआ। चोल काल के मंदिर
बहुत भव्य होते थे। इनका प्रांगण बहुत बड़ा होता था। और सिर्फ प्रांगण ही नहीं बच्चों, प्रांगण ही नहीं, जो गोपुरम होता था, ये गोपुरम ये लोग इतना भव्य बनवाने लग गए कि मंदिर तो मंदिर, आप लोगों को याद होगा जब आप प्रवेश करते थे, ये मंदिर में प्रवेश करते थे, तो प्रवेश द्वार पर ही देखिए काफी ऊंचाई तक बना होता था गोपुरम। आप यहां देख रहे होंगे बहुत सी जो है ये मूर्तियां बनी हुई हैं, बहुत कलाकारी इसमें दिखाई गई है। तो ये प्रवेश द्वार, ये मंदिर नहीं है, ये प्रवेश द्वार है, इसे गोपुरम कहा जाता था। लेकिन पहले क्या होता था, गोपुरम छोटा होता था, गोपुरम छोटा होता था, तो आगे से ही पीछे वाला मंदिर दिखाई पड़ता। अभी गोपुरम इतना ऊंचा और भव्य होने लग गया कि मंदिर से भी ऊंचा बनने लगा ये, इसलिए चोल काल की प्रमुख विशेषता ही बन गई गोपुरम। मतलब मंदिर का जो प्रांगण होता था पहले छोटा था, पहले ऐसे छोटा था, अभी क्या है बहुत बड़ा बना दो, बहुत बड़ा प्रांगण बना दो, इसके बाद गोपुरम बहुत ऊंचा बना दो और बहुत अलंकृत, बहुत भव्य। ये सब चोल काल की विशेषता है, और गोपुरम तो चोल काल की बहुत बड़ी विशेषता है। ये गोपुरम है, तो लिखिए मंदिर के प्रांगण बहुत बड़े बनाए जाते थे। चोल काल में गोपुरम भी अधिक ऊंचे एवं अलंकृत बनने लगे, अधिक ऊंचे एवं अलंकृत बनने लगे। गोपुरम चोल काल की एक प्रमुख विशेषता बन गया। चोल काल के मंदिर राजकीय गौरव का प्रतीक बन गए। चोल काल के मंदिर राजकीय गौरव का प्रतीक बन गए। इस काल में पल्लव काल की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से बने, पल्लव काल की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से बने मंदिरों की अधिकता है। जहां चोल काल में पहाड़ियों को काट करके, एक मिनट बेटा, पल्लव काल में, जहां पल्लव काल में पहाड़ियों को काट करके अधिकतर मंदिर बनाए गए थे, अधिकतर मंदिर बनाए गए थे, वहीं चोल काल में कच्चा माल दूर से लाकर स्वतंत्र रूप से मंदिरों का
निर्माण होने लगा। स्वतंत्र रूप से मंदिरों का निर्माण होने लगा। फिर लिखिए, चोल कालीन मंदिरों में देवता की प्रतिमा के अलावा राजा की भी प्रतिमा होती थी। चोल कालीन प्रमुख मंदिरों में राजराजेश्वर कौमा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर उल्लेखनीय है। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर उल्लेखनीय है। एक प्रश्न लिखिए, चोल काल में स्थापत्य कला ने उत्कर्ष को प्राप्त किया। इस कथन पर स्थापत्य कला ने उत्कर्ष को प्राप्त किया, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। इतना लिख करके रुक जाइए, और अब कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। थैंक यू सरस्वती बेटा। अच्छा अच्छा, आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां बेटा। आपका नाम भी सरस्वती है, और बसंत पंचमी के दिन आपका जन्मदिन था, बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम पर भेज दो बेटा आप लोग, नहीं तो व्हाट्सएप पर भेज देना। कोई नहीं बेटा, आप लोग लिखना तो शुरू करो। अभी अच्छा नहीं लिखोगे, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोग बहुत अच्छा लिखने लग जाओगे। बेटा इंडिविजुअल भेज दिया करो आप लोग, जो है टेलीग्राम पर मैं तो हूं ही, या व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, फिर से लिख देता हूं। एट 8287137757 रवि मिश्रा। पर जल्दी में अगर ना चेक कर पाऊं तो परेशान मत होइएगा, व्यस्तता बहुत होती है। जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगा, आपके क्वेश्चन का आंसर देखूंगा, तो मैं जो है रिप्लाई कर दूंगा।
ठीक है नीतीश जी, मैं देख लूंगा। हाँ बिल्कुल बेटा, कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जिन्होंने भी उत्तर भेजा होगा मैं चेक करके रिप्लाई कर दूंगा। और कोई डाउट हो तो बताएं। बेटा स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से देखना, सब समझ में आ जाएगा। एक बार लेक्चर नहीं समझ में आता तो उसका वीडियो दोबारा देखिए, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। पाठ्यक्रम कंप्लीट होते होते आप लोग सब समझ जाओगे। सबसे ज्यादा समझ तब बढ़ती है जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर का नंबर आता है। अच्छा, फर्स्ट क्लास से नहीं मिला, सेकंड क्लास से मिला है। देखना फर्स्ट क्लास भी एप्लीकेशन पर ही पड़ी होगी, होनी तो उसी पे चाहिए। ठीक है शिखर जी, मैं कमी बता दूंगा। बेटा मॉडर्न हिस्ट्री का बड़ा महत्व है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया। वर्ल्ड हिस्ट्री से एकमात्र प्रश्न आता है, उसके बावजूद मैंने काफी डिटेल से बता दिया, और उसके साथ एनसीईआरटी भी पढ़ी, समझ जाएंगे। आधुनिक भारत बेटा शुरू हो जाएगा अभी तो, ये आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करने के बाद हो सकता है मैं कुछ क्लास प्रारंभिक परीक्षा के लिए लूं, और नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है यही 14 तारीख के लगभग से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होनी चाहिए। बढ़िया सपनम बेटा, नहीं अब नहीं लिखवाऊंगा अमन। नहीं सौरभ बेटा, जरूरी नहीं होता। प्रारंभिक परीक्षा की क्लास ना लूं देखते हैं, जो आवश्यक होगा वही किया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री अगर स्टार्ट हो गई तो मार्च अप्रैल मई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जून से पहले। और जिनको ऑप्शनल करना हो वो ऑप्शनल बैच ज्वाइन कर लें, वहां मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, अभी 8 से 10 लेक्चर हुए हैं, तो उनको वहां से डिटेल से पढ़ने को मिल जाएगा अभी से ही। एक बार आपने ऑप्शनल में मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर जीएस के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ जून तक हो जाएगा आशु जी। बिल्कुल बेटा, पूजा पूजा महत्वपूर्ण तो है। ऑप्शनल वाली बैच में बता दूंगा बेटा खुशबू। चलिए ठीक है, शराब से हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, तब से एनसीईआरटी पढ़ी तो थोड़ी समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक, अब नया टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करूंगा, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।